व्यवस्था को तीव्र एवं संतुलित विकास, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन के पत्र 13/7/2017 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 अधिसूचित की गई थी। औद्योगिक इकाइयों में छूट एवं अनुदान वित्तीय सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 कंपनियों का है, 5 का दिया गया, 5 का दिया गया, एक में निरस्त किया गया है। ये है पहला है SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,73,01,888 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 1,88,99,905 रुपए। मिसेस ACC लिमिटेड को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 17,28,07,828। मिसेस वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,32,30,659। मून बेवरेज हापुड़ को अनमन्य वित्तीय प्रथम किस्त की धनराशि 8,68,31,672 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। मिसेस ACC लिमिटेड सोनभद्र की LOC को निरस्तीकरण किया गया। हल्दीराम 662। ये तमाम जो दोनों हो गए। हाँ, ये जो तमाम विपक्ष के महानुभाव लोग समय समय पर गलत ट्वीट करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उनके लिए करारा जवाब भी है। हर कैबिनेट में आप देखते हैं कि औद्योगिक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं और उनमें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ठीक है, आज के जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया, आज जो कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव संख्या 6 एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे और हर तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कि आज मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की
एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजॉन्टल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। मैंने हॉरिजॉन्टल कहा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब यह है कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, एससी का है तो एससी वाला। हॉरिजॉन्टल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजॉन्टल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें ऑब्जर्व होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा हमारे उसमें। और खासतौर से 4 कैटेगरी दी हैं। पुलिस में आरक्षी, पुलिस आरक्षी, पीएससी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन, ये हमने 4 में दिया है। जी नहीं, 3 साल। जी, पहला बैच 26 में आ रहा। ये उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो लोग तो अलग अलग, उनको चूंकि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद लगभग 12 लाख रुपया मिलेगा सरकार की ओर से, तो वो कोई काम कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स हमको मिलेगी, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था 20% की गई। जी मैं जो उत्तर प्रदेश के हूँ, उत्तर प्रदेश अभी कोई संभावना नहीं। अभी क्या, अभी तो आए नहीं तो संभावना क्या। 20% है भाई। जब 20% कह रहे हैं तो उसको बाकायदा 20%, 20। सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% दिया गया, देने की प्रावधान किया गया। हरियाणा में 10% और उड़ीसा में। ये दूसरा, एक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 में इसको प्रारंभ किया कि अन्नपूर्णा भवन, अभी तक जो राशन की दुकानें थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें थी, वो कहीं गली में, कहीं किसी ऐसी गली में कि जहाँ पर जाना भी बहुत दुर्लभ होता था। इसलिए एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर आसानी से ट्रक जा सके, 484 स्क्वायर फीट के एक पोर्शन ऐसा हो जिसमें गोदाम में सामान रखा जा सके, और एक पोर्शन ऐसा हो कि जिसमें वितरण किया जा सके। उसके साथ साथ जो व्यक्ति विक्रेता होगा, वितरण करता होगा, वो अपने दूसरे सामान को भी उसके साथ साथ बिक्री कर सकता है। इसके लिए हमने 2025-26 में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से अभी तक 3534 जो हमारे अन्नपूर्णा भवन है वो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार किए गए। इसमें खास तौर से अभी तक प्रोविजन ये था कि हम मनरेगा के माध्यम से इसको, मनरेगा के माध्यम से, जो मनरेगा फंड से इसको तैयार कर सकते थे। साथ साथ सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अथवा राज्य और केंद्र सरकार की योजना में इसका निर्माण किसी भी तरीके से अनुमन्य था। उसके अलावा हमने इस बार 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें भी किया, और ये 2000 निर्माणाधीन है इस समय अन्नपूर्णा भवन। तो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को आसानी से एक स्थान के ऊपर ये राशन का सामान मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हर प्रकार की, जैसे लोडिंग अनलोडिंग में भी सुविधा हो, जो सामान लेकर आए वहाँ पर ट्रक जा सके, वो भी सुविधा का ध्यान रखा गया। तो ये अपने आप में हर वर्ष 75 एक जिले में, हर जिले में 75 का लक्ष्य रखा गया है कि 75 हर जिले को बनाना है। इसमें जितने भी मनरेगा से हो सके, नहीं तो हम स्टेट बजट से इसकी पूर्ति करेंगे। जी जी, उसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे। जी जी, उसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे।
शहरों में भी करेंगे। और तीसरा है ये उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति। ये हमारे पर्यटन विभाग की ओर से हमने महसूस किया होगा कि हमारे धार्मिक स्थलों पर या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जो पर्यटन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं उसमें लोगों को आसानी से रहने की सुविधा मिल सके, क्योंकि जितने होटल्स हैं कभी कभी ऐसा होता है कि होटल पूरी तरीके से बुक हो गए, नहीं मिल पाए, तो ये होम स्टे की प्रोविज़न इन्होंने किया है। हमारे जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो एक नया प्रस्ताव लेकर आए थे, उन्होंने खास तौर से ये 1 कमरे से लेकर 6 कमरे तक की व्यवस्था की है, क्योंकि 6 कमरे के बाद फिर वो होटल के अंतर्गत आ जाता है, फिर उसके नाम दूसरे हैं, इसलिए 1 से लेकर 6 तक और 12 बेड्स की व्यवस्था जो की गई है, इसमें एक साथ 7 दिन तक रहने की व्यवस्था की गई है। और ये एक कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे और गृह विभाग का पुलिस अधीक्षक का एक वो स्वयं या उनका एक नॉमिनी या फिर कर अधीक्षक नगर निगम नगर पालिका अथवा ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत ग्राम पंचायत का एक सदस्य और अग्निशमन अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और जिला पर्यटन अधिकारी पर्यटन विभाग का जो इसमें सदस्य सचिव होगा। ये इसको अनुमति देंगे कि आपको होम स्टे करने की अनुमति दी जाती है जो लोग इसके लिए इच्छुक होंगे। जी, किराया तो वो लोग तय करेंगे आपस में। सिल्वर 2000 होम स्टे आवेदन शुल्क जो लोग आवेदन करेंगे इसके लिए उनके लिए ये है कि रूरल में 500 रुपये, 750 रुपये क्या नाम बेटर श्रेणी वाला और सिल्वर में 2000 और 3500। देखिए जो होम स्टे करने आएगा वही देखेगा कि हमको क्या करना है। अभी तो ये नई योजना है, ये शुरू होने जा रही है, इसलिए अभी तो ये निगोशिएबल रहेगा। और 3 माह ये पंजीकरण की प्रभावी अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व आवेदक का पंजीकरण प्रमाण कर नवीनीकरण हेतु आवेदन पर्यटन निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा। ये खास तौर से इसमें रिन्यूअल की व्यवस्था भी होगी। अगर 7 दिन से ज़्यादा कोई ठहरना चाहे तो उसमें रिन्यूअल की व्यवस्था भी होगी। लेकिन ये अपने आप में हमारे सामने जो कभी कभी ऐसी समस्या आती थी कि चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो या मथुरा हो, कि उसमें होम स्टे करने की एक प्रोविज़न अनुमन्य कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे श्रद्धालुओं को और जो टूरिस्ट हैं उन लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और एक तरफ दूसरे लोगों को जिनके पास खाली मकान पड़ा हुआ है वो अपने 6 कमरे तक इस प्रकार से लोगों को रेंट आउट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें रोजगार उनको लोगों का एक तरीके का रोजगार भी मिल जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी, सुधार। इसके अतिरिक्त 3 जो है वो प्रस्ताव थे उसके शिक्षा विभाग के, जिसमें एक LOP है अयोध्या वाला, ये लेटर ऑफ परमिशन दे दिया गया जिसमें अयोध्या का, और दूसरा एक वहाँ का है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के भवनों का निर्माण, और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अंतर्गत गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग का ये LOI दिया गया, लेटर ऑफ इंटेंट। 2 में लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, 1 में LOP दिया गया, यानी लेटर ऑफ परमिशन। जिन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, शहरी क्षेत्र के लिए 20 एकड़ जमीन, और एक पहले चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और बाद में LOP के लिए एक वाइस चांसलर की अध्यक्षता में कमेटी बनी। LOI देने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी वो देखती है कि फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, तभी इनको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है, और बाद में जब ये अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं तब इनको लेटर ऑफ परमिशन दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो
तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बता दें कि रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। तो आज का दिन बेहद ही अहम। अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा, ये मुहर लगाई गई है। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण सरकार कराएगी। तो गाजियाबाद में निजी क्षेत्र में अजय गर्ग विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है। ये बड़ी खबर आप क्या बताऊं सर, क्या रहा आज कैबिनेट ने प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। 11 से अधिक सब्जेक्ट लिए गए हैं और हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश को पूरे राष्ट्र में नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित करना है। अयोध्या में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है 5 जून को, क्या कहेंगे सर? हम सब चलेंगे, प्रभु की आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ मौजूद। सर, आज कैबिनेट में कितने प्रस्ताव रखे गए, क्या क्या रहा सर? अरे बोल दीजिए सर। हाँ, अस्पतालों को निर्देश। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद। सर, अस्पतालों को क्या निर्देश दिए गए? डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी को सतर्क रखने के लिए कहा है और चिकित्सक को, पैरामेडिकल को कहा है कि बहुत आवश्यक हो तभी छुट्टी लें। सर, आज कितने प्रस्ताव पास हुए? कुछ लगभग 11 प्रस्ताव पास हुए हैं और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हम सब कृत संकल्प हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को सुना और उन्होंने तमाम बातें कही। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ से बात कर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या रहा आज, कितने प्रस्ताव पास हुए और कौन सा अहम प्रस्ताव? निश्चित तौर पे आज कई प्रस्ताव आए हैं। उनमें से एक होम स्टे का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, उसको रेगुलराइज किया जा रहा है और बहुत सारे प्रस्ताव हैं। पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे आप लोग भी? हमारी पार्टी ने तैयारी की है, अभी किसी से गठबंधन का किसी प्रकार का बातचीत नहीं। ऑफर नहीं आया अभी कहीं से? मैंने कहा ना, जब समय आने पर उस पर बातचीत होगी, अभी कोई बातचीत नहीं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना आशीष पटेल जी को, कहा कि अभी समय आने पर बातचीत होगी। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। AK शर्मा जी से बात कर लेते हैं। सर, बिजली के निजीकरण को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, विवाद मचा हुआ है, विपक्ष भी हमलावर है। उत्तर प्रदेश में अभी तक की सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति नागरिकों की सेवा में की जा रही है। पूरे देश में नंबर 1 की आपूर्ति हो रही है। जो भी निर्णय होगा जनता के व्यापक हित में, राज्य के व्यापक हित में, सभी क्षेत्रों में बिजली पर्याप्त सुचारू रूप से आवे, इस विषय को ध्यान में रख करके सरकार जो भी निर्णय लेगी उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। लापरवाह अफसरों पर भी बिल्कुल। चलिए, बातचीत के लिए। सर, आज क्या रहा कैबिनेट में, कितने प्रस्ताव? आज 9 प्रस्ताव थे कुल। उनमें महत्वपूर्ण सबसे प्रस्ताव है जो अग्निवीर हैं उनको 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो हमारी फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्स है, पीएसी है, फायर ब्रिगेड है, इनमें देने का आज प्रस्ताव पास हुआ। एक सवाल ये था कि विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर नज़र आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, इसको किस तरह से देख? विपक्ष की जो भाषा शैली है वो लगभग पाकिस्तान की भाषा से मिलती है। ये अच्छा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। हमने घर में घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है, उनके अड्डों को। ये हमारी सेना और हमारे जवानों के लिए सम्मान की बात है और इस पर विपक्ष को ऐसी भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए। एक सवाल, आखिरी सवाल था। दलित वोट बैंक पे सबकी नज़र है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, मायावती हो, सपा हो, बसपा हो, इन सब की नज़र है। भारतीय जनता पार्टी भी क्या इस एजेंडे को लेकर आगे? देखिएगा, मोदी जी का तो सबका साथ सबका विकास का नारा है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सभी वर्गों को। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना तमाम लोगों को। सुनील शर्मा जी ने, उन्होंने तमाम बातें कही। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। अरे सर, सुनील कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कैबिनेट में क्या प्रस्ताव रखे गए और किन किन पर मुहर?
कई विभागों के प्रस्ताव आए, सभी पे सार्थक चर्चा हुई। गृह विभाग के भी थे, उच्च शिक्षा के भी थे, अवस्थापना के भी थे, तो सभी पे सार्थक चर्चा हुई है। एक सवाल ये था कि आप लोग लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, मोदी जी के 11 साल पूरे होने को लेकर जगह जगह जा रहे हैं और इस पर भी विपक्ष जो है हमलावर नजर है। देखो, विपक्ष का काम तो हमला करना है, लेकिन जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐतिहासिक बात भी इसलिए हो जाती है क्योंकि किसी भी सरकार को देश की जनता ने तीसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत का मौका देना, ये सबसे बड़ी मोहर तो लोकतंत्र में यही होती है कि लोकतंत्र में किसी सरकार को तीसरी बार मौका दिया है। और इस बात से स्पष्ट होता है कि देश की जनता आदरणीय मोदी जी को चाहती है और सभी क्षेत्रों में, सभी प्लेटफॉर्मों में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे कुछ भी हो, सभी क्षेत्रों में अच्छे काम हो रहे हैं। और राजनीति में सामाजिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से जो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए सभी समाज के लोगों को, वो भी हो रही है। बड़ी दलित वोट बैंक पे सारे लोगों की निगाह है, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, मायावती हो, बसपा हो, सपा हो। क्या आप लोग भी दलितों के लिए कुछ कर रहे हैं? वो दलित वोट बैंक पे निगाह? दलित समाज के लिए बड़े काम हो रहे हैं सरकार में, और दलित समाज एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, और ये प्रूव हो भी चुका है। अभी जब उपचुनाव हुआ था तो जो पीडीए का नारा विपक्ष के लोगों ने दिया था वो ध्वस्त हुआ है, वो कमज़ोर पड़ा है, और सभी दलित समाज और पिछड़े समाज ने एकजुट होकर उपचुनाव में दिखाया है कि हम सब लोग एनडीए के साथ हैं। शुक्रिया। अनिल कुमार जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने की। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। हमारे साथ मौजूद है द पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी। सर, आज कैबिनेट में प्रस्ताव क्या क्या रखे गए और क्या चीज़ें? देखिए, सरकार ने वादा किया था कि हम अग्निवीरों को सम्मान देंगे, रिजर्वेशन देंगे। उन्हें 20% का रिजर्वेशन दिया, 3 साल का छूट भी दिया। जैसी दक्षता होगी उनको वहाँ समायोजित किया जाएगा, और उसमें SC ST OBC रिजर्वेशन का भी ख्याल रखा गया। एक सवाल ये था कि दलित वोट बैंक पे सबकी नज़र है कि चंद्रशेखर रावण हैं और इसके अलावा मायावती, सपा, बसपा, तो आप लोग क्या कह रहे हैं दलितों को अपने फेवर में लेने के लिए? दलित अम्बेडकरवादी विचारधारा पर जो चलेगा, दलित का सम्मान उसी से हो सकता है, क्योंकि अम्बेडकर ने ही दलितों के लिए भगवान बन के आए थे, और जिन्होंने संविधान में व्यवस्था दिया। बेईमान लोग तो उन्हें पाँव में रखे थे। पावर में आने की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में भागीदारी तभी मिलेगी जब अम्बेडकर के उस संविधान में। तो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसे जो सरकार लागू कराएगी, जो पार्टी लड़ाई लड़ेगी, दलित वहीं रहेगा। किसी के कहने से, नीला टोपी, नीला झंडा, पट्टा लगा लेने से, अम्बेडकर चिल्लाने से, जय भीम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। जो उनके लिए सड़कों पर उतरेगा, जो उनके लिए सदन में आवाज़ उठाएगा, जो उनके लिए काम करेगा, अब दलित वहीं जाएगा। क्योंकि दलित अब होशियार हो गया। पहले सोशल मीडिया नहीं था, जो कहता था वही मान लेता था। अब सोशल मीडिया में एनालिसिस करके दलित उनके साथ रहने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल ये था कि बकरीद आ रही है, उस पर बहुत सारी आवाज़ें उठ रही कि बकरा न कटे। देखो, धर्म जो अपना धार्मिक हिसाब, किसी धर्म पर नहीं, उनका जो धार्मिक व्यवस्था उसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उनसे भी जो प्रतिबंध हो सरकार से, उस पर किसी प्रकार का करना नहीं, और धर्म को शांति के रूप में मनाएं और एक साथ संदेश दें। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने संजय निषाद जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। भारत के मन